जय हिंद साथियों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय कृषि। और ये आपके सिलेबस में भी टॉपिक दिया हुआ है भारतीय कृषि से संबंधित। और चलिए हम आज इसको कवर कर लेते हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी आपको भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन देखे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय कृषि को। देखिए भारत अपना जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। और कृषि जो है वो भारत की क्या है, बैकबोन बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, बैकबोन मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्रक होते हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आपका कृषि आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आप खनन हो गया, खनन, ये सब चीजें आपको किसमें देखने को मिलेंगी, प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो आपको कृषि से संबंधित, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, गेहूं उगाया, तो गेहूं क्या आपका हो जाएगा, कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में चला जाएगा। गेहूं से हमने क्या बनाया, ब्रेड बनाया, तो जो ब्रेड है वो आपका किस में चला जाएगा, वो आपका द्वितीय क्षेत्रक में आता है। तो कृषि से संबंधित जितने भी हम चीजें विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सब चीजें आपको किस में देखने को मिलेंगी, द्वितीय क्षेत्रक में देखने को मिलेंगी। बात करेंगे तृतीय क्षेत्रक की, तो तृतीय क्षेत्रक में आपकी सेवाएं आती हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, अस्पताल हो गया, रेलवे हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी किस क्षेत्रक में आती हैं, तृतीय क्षेत्रक में आपको देखने को मिलेंगी। और बात करें कि भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो लगभग 55% जो जनसंख्या है वो आपकी कृषि पर निर्भर मानी जाती है। तो कितनी % हो गई, 55% जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। अब हम देख लेते हैं कि इतिहास में कृषि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ देखे गए थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे आपके मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा ये जगह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़। और अगर ये पूछ ले कि मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज को अपने प्रयोग में लाया था, तो वो हो जाएगा आपका जौ को क्या किया था, मानव ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग में लाया था। अगर आपके ऑप्शन में जौ नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में जौ ना देकर गेहूं दिया हुआ है तो आप गेहूं को भी अपना आंसर मान सकते हैं। फिर बात करेंगे धान की खेती के साक्ष्य, अगर कृषि का पूछेगा तो मेहरगढ़ में हो जाएगा। और अगर धान देकर पूछेगा कि धान की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो ये आपके कोल्डी हवा में, जो कोल्डी हवा ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, प्रयागराज में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एक ओवरव्यू कि कृषि किस क्षेत्रक में आता है और इतिहास में उससे कृषि से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बात करेंगे। देखिए जो ये पूछा जाता है कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, या फिर कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एफसीआई का काम क्या होता है, मान लीजिए जब सरकार है वो किसानों से 2000 कुंटल 3000 कुंटल मान लीजिए अनाज खरीद लेती है। अब वो खरीद तो ली पर उसको रखने की व्यवस्था भी सरकार के पास होनी चाहिए। तो ये जो एफसीआई होती है वो आपके हर शहर में देखने को मिलेगी। और उसमें क्या किया जाता है, अनाज को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। अगर कभी मान लीजिए कि कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ से चीज़ें आपको क्या होगी, आसानी से दी जा सके और वो खराब ना हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हर शहर में आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1965 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका मुख्यालय जो है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए एफसीआई एक तो हमने याद किया कि 1965 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, एफसीआई की। और एक और चीज याद कर लीजिए 1965 से ही रिलेटेड, 1965 में क्या किया गया था,
कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया था। किसका? कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया था। कब? 1965 में। चेंज करके 1985 में क्या कर दिया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको बोलते हैं CACP। कभी कभी आपके एग्जाम में कृषि लागत मूल्य आयोग ना देकर सिर्फ CACP दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब भी यही होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी स्थापना नाम चेंज करके कृषि कीमत आयोग का 1985 में क्या कर दिया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग। और ये जो CACP है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। और कृषि लागत मूल्य आयोग जो बनाया गया है उसका काम क्या है, किस लिए बनाया गया है? ये इसका पर्पस ये था, उद्देश्य, ये क्या करती है, जो MSP होती है उसकी क्या करती है, सरकार से सिफारिश करती है। और जारी कौन करता है? भारत सरकार। अगर सिफारिश पूछेगा कि MSP की सिफारिश कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका CACP। और जारी कौन करेगा? ऐसा अगर एग्जाम में आपसे कभी ये पूछ ले कि MSP जारी कौन करता है, तो वो हो जाएगा आपका भारत सरकार। MSP क्या होता है? देखिए, MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह वह न्यूनतम दर होती है जिस पर सरकारी एजेंसियां क्या करती है, किसानों से उसकी फसल को खरीदती है, और ताकि किसानों को क्या मिल सके, उनके फसलों का उचित कीमत मिल सके। इसी यही होता है MSP। और टोटल 23 फसलों पर सरकार क्या करती है? MSP जारी करती है। गन्ना पे MSP जारी नहीं होती, बल्कि क्या जारी की जाती है? FRP गन्ना पे जारी की जाती है। FRP का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। FRP गन्ना पे क्या की जाती है? जारी की जाती है, जबकि 23 फसलों पर क्या जारी की जाती है? MSP जारी की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए बात करेंगे कृषि के विशेष प्रकार। यहाँ से आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विटीकल्चर का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए थे, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, विटीकल्चर का जो संबंध है वो आपके अंगूर उत्पादन से संबंधित है, विटीकल्चर। बात करेंगे पिसिकल्चर, ये है आपके मत्स्य पालन से संबंधित। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सी मतलब क्या होता है? समुद्र। ये सी हो गया, इसको ऐसे याद करेंगे। और सी में क्या रहता है? मछली रहती है। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। तो यहाँ पे सी है, सी मतलब समुद्र, और समुद्र में क्या रहती है? मछली। तो ऐसे याद कर लेंगे, पिसिकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। बात करेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का जो संबंध है वो आपके रेशम उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है वो फलों के उत्पादन से संबंधित है। देखिए, फल जब खाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हॉट हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, फलों के उत्पादन से संबंधित है क्या? हॉर्टिकल्चर। बात करेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध आपके मधुमक्खी पालन से है। देखिए, मधु से याद करेंगे शहद। जो शहद होता है वो क्या किया जाता है? एपी मतलब पिया जाता है। एपी क्या पी? शहद पिया, मधुमक्खी मधु पी। बात करेंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से याद कर लीजिए फूल। फ्लोरी मतलब फ्लावर, और फ्लावर से क्या होता है? फूल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए बात करेंगे सिल्वीकल्चर की। सिल्वीकल्चर का संबंध है वनों के संरक्षण से संबंधित है आपका सिल्वीकल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन से संबंधित है। देखिए, वर्मी केचुआ से रिलेटेड है। पामोलॉजी, ये फल विज्ञान से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था फल से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो फलों के उत्पादन से संबंधित है, जबकि जो पामोलॉजी है वो फलों के विज्ञान मतलब फल विज्ञान से संबंधित है। बात करेंगे ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर जो है वो आपके जैतून से संबंधित है। तो ये हो गया कृषि के विशेष प्रकार। अब हम बात करेंगे खेती के प्रकार की। देखिए, जो झूम खेती होती है वो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती है। झूम खेती को हम क्या बोलते हैं? कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं, और इसको बुश फैलो कृषि भी बोला जाता है। किसको? झूम खेती को। और देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं
देखिए आपको झूम खेती का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। झूम खेती उसको कहते हैं, ये जो है वो आपको आदिवासी जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ झूम कृषि की जाती है। क्या आदिवासी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वो कहीं दूसरे किसी जंगल में गए, वहाँ पे उसको आग, मतलब उस जंगल को साफ करके आग लगा के उसको क्या करते हैं, वहाँ पे कृषि करते हैं। उसको जलाकर जंगल को क्या करते, कृषि करते हैं। और फिर वो कुछ मतलब जब वहाँ कुछ उत्पादकता कम होने लगती है तो फिर वो दूसरे जगह चले जाते हैं, वो स्थानांतरित होकर फिर यही प्रोसेस वो बार बार करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, या फिर कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। और इसका नाम क्या है, बूस्ट फैलो कृषि भी इसी को बोला जाता है। देखिए झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दहिया। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, दहिया बोलते हैं। और ये आपके यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम कृषि को एमपी मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, तो दहिया कहते हैं। मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। मणिपुर में क्या बोलते हैं, पामलू। केरल में क्या बोलते हैं, पोनम। पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं, कुमारी। और झारखंड में क्या बोलते हैं, कुरावा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में दहिया, मणिपुर को पामलू मतलब थामलू, मणि को क्या करूँ, थामलू। केरल में है पोनम, पश्चिमी घाट में कुमारी और झारखंड का कुरावा। तो ये हो गया झूम कृषि। और उससे संबंधित राज्य में मतलब उसको अलग अलग राज्यों में क्या बोला जाता है। ये हम देख लेते हैं भारत में सिंचाई के तरीके। देखिए सर्वाधिक सिंचित राज्य अगर पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, कि सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश। अगर वही पूछ लिया जाएगा प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। देखिए प्र से प्रतिशत, प से पंजाब, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई के जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं, ट्यूबवेल और कुएं द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगर आपसे पूछ लें नलकूप और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नलकूप और नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा आपके कहाँ होता है, यूपी में होता है। और अगर तालाबों द्वारा पूछ लिया जाएगा तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तालाबों के द्वारा। देखिए यहाँ पे तालाब दिया है, ता से तालाब, त से तमिलनाडु। या हम बात करते हैं प्रमुख फसल के बारे में कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और रबी की फसल में कौन कौन से फसल मुख्य हैं, और ये सब हम देख लेते हैं। खरीफ और एक जायद होती है। रबी की जो बुवाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल जो होती है उसकी बुवाई कर ली जाती है, और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई हो जाती है। जैसा कि आप अभी देखे होंगे, अभी गेहूं, ये सब चीज़ें, चना, मटर, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपकी ठंडी की फसल होती हैं। तो ये देखिए रबी जो फसल होती है वो आपकी ठंडी की फसल होती है, इसीलिए इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मुख्य फसल की बात करें, अभी इस समय आप अपने खेतों में क्या देख रहे होंगे, गेहूं, चना, मटर, आलू, ये सब देख रहे होंगे। इस समय इसकी कटाई चालू हो रही है। और बात करेंगे मसूर, अलसी और तंबाकू, ये देखिए ये सब तो सबको पता होता है कि ये रबी की फसल है। कंफ्यूजिंग कहाँ होता है, मसूर, अलसी, तंबाकू, ये सब आपकी रबी की फसल है। बात करेंगे खरीफ की, तो खरीफ की जो बुआई होती है वो आपके जून जुलाई में देखने को मिलती है, और अक्टूबर नवंबर में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। बात करेंगे फसल की, फसल में आपका धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास और ये मूंगफली आता है आपकी खरीफ की फसल में। लास्ट हम बात करेंगे जायद की। जायद की जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है, और जून जुलाई में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। देखिए अब मई जून आ रहा है, अब देखिए आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा खाने को, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब आपकी किस में आ जाती है, ये सब आपकी जायद की फसल में आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न क्रांतियां, उनके जनक। करते हैं कृषि से संबंधित क्रांतियां, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत मानी जाती है 1960-70 के दशक में,
और इसका उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। जनक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो ये हो जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1970 में हुई थी। जनक अगर पूछेगा कि दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो वो हो जाते हैं आपके वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कौन थे? ये थे श्वेत क्रांति के जनक। अब हम बात करते हैं रजत क्रांति की। चलिए अब हम बात करते हैं रजत क्रांति की। रजत क्रांति का संबंध जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति। और रजत क्रांति के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। इसको कैसे याद करेंगे? इंदिरा गांधी जो थी बहुत अंडे खाती थी, तो रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है और जनक हैं इंदिरा गांधी। बात करेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। जो तेल होता है, देखिए सरसों का जो तेल होता है वो पीले कलर का होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। पीली क्रांति जो है वो आपके तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करेंगे तो ये टमाटर एवं मांस से संबंधित है। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। और मांस का रंग भी कैसा होता है? लाल। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। कृष्ण क्रांति जो है वो आपके पेट्रोलियम से संबंधित है। अमृत क्रांति अगर पूछेगा तो ये है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बादामी की बात करेगा तो ये मसालों के उत्पादन से संबंधित है। और अगर भूरी क्रांति पूछेगा तो ये आपके उर्वरक उत्पादन। सुनहरी क्रांति की, तो सुनहरी क्रांति का संबंध आपके फल के उत्पादन से संबंधित है। फल कैसा होता है? बहुत सुनहरा होता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। सिल्वर फाइबर की बात करेंगे तो ये कपास से संबंधित है। और गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो ये जूट से संबंधित है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके लिए एग्जाम के लिए बन जाता है भारतीय कृषि। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके कृषि से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे।